हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कोरोना आउटब्रेक की वजह से आप सभी लोग घर पे हैं और घर पे ही रहना चाहिए। अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बस क्या है कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, आपका पढ़ाई थोड़ा सा डिले हो गया है, डिले होता जा रहा है। और वैसे भी हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। ये जो अनवांटेड प्रोसेस है, इस अनवांटेड प्रोसेस की वजह से हमें अभी घर पे ही रहना चाहिए, घर पे रहकर काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ठीक है। मैं भी देखिए घर पे, बस घर पे रहता हूँ। और हमारा जो डेली रूटीन था, जैसे हम क्लास में जाते थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, स्टूडेंट्स को उनको गाइड कर रहे थे, कभी उनको समझा रहे थे, कभी हंसा रहे थे, कभी डांट रहे थे, ठीक है ना। डाउट सेशन में डाउट्स ले रहे थे, उनको मोटिवेशन कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें अभी स्टॉप हो गया है। हम लोग भी घर पे बैठे बैठे क्या करें, है ना। तो इसलिए क्या है कि हमारे काम में पढ़ाना, जैसे आप लोगों का काम क्या है पढ़ना। आप लोग भी क्लास में आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। आप जो क्लास में आ नहीं पा रहे हैं तो आपका जो क्लासरूम प्रोसेस वो पूरा पूरा स्टॉप हो चुकी है। पर हमें समय के साथ साथ खुद को एडजस्ट करके चलना चाहिए। इस समय जो सिचुएशन है उसमें हम कैसे खुद को एडजस्ट करें, ठीक है। आप कैसे लर्निंग शुरू करें, आप घर पे रहकर भी आपको लर्निंग कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश किए कि हम आपके पास कैसे पहुँचे और आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाना चालू कर दें। वैसे भी कई सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के डिमांड भी था कि हम कुछ ना कुछ प्रोसेस शुरू करें, लर्निंग प्रोसेस शुरू करें, हम आपके पास पहुँच जाएँ। तो आखिरी में हम आपके पास पहुँच चुके हैं, ठीक है। मैं गुरुकुल क्लासेस से बोल रहा हूँ, मैं गुरुकुल क्लासेस से निर्मल सर बोल रहा हूँ। और गुरुकुल क्लासेस आप जानते हैं कि जो क्वालिटी एजुकेशन, डेप्थ एजुकेशन, पर्सनल अटेंशन, ये सारी चीज़ों के लिए फेमस है। हमने इसी ट्रेडिशन की वजह से, इसी यूनिकनेस की वजह से, इसी यूनिक मेथोडोलॉजी की वजह से बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए, बहुत अच्छे रैंक प्रोड्यूस किए। हमारे स्टूडेंट्स सिर्फ नेशनली नहीं, इंटरनेशनली खुद को रेपुटेशन किए हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्रॉड हायर स्टडीज़ भी कर रहे हैं। कोई रिसर्च स्कॉलर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई बहुत अच्छा इंजीनियर बन गया है, कोई बड़े बड़े डॉक्टर्स बन गए हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। आखिरी में आप जैसे घर पे हैं तो आपको एक डिजिटल लर्निंग के लिए, ठीक है, हमने कई सारे वीडियो लेक्चर्स प्रोड्यूस किए हैं। और उस लेक्चर की वजह से हम आपको सभी सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये सभी सब्जेक्ट्स में हम आपको जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो ग्रेट टीचर्स है गुरुकुल क्लासेस के, वो डायरेक्टली आपके साथ अभी जुड़ जाएंगे, आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। आपके नॉलेज लेवल का अपग्रेडेशन करेंगे। और उतना ही नहीं, आपके जो डाउट्स है, डिफिकल्टीज है, उसको भी हम दूर करेंगे। गुरुकुल के जो सिस्टम है, जो वेल डिफाइंड सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, वो भी आपके बैकअप में आ जाएगा। आपके जो डाउट्स है, आप डाउट्स के लिए डायरेक्टली जो एक्सपर्ट्स है जो आपको पढ़ा रहे हैं, आप उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय फोन नंबर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेज सकते हैं डाउट फॉर्म में, हम आपको उसको सॉल्व करके भेजेंगे, ठीक है। आपकी जो टेस्टिंग प्रोसेस रहेगा, आपका टेस्टिंग पूरी तरफ से हम ऑनलाइन टेस्टिंग मेथोडोलॉजी के थ्रू, जो ऑनलाइन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू आप टेस्ट दे पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का हम अरेंजमेंट किए हैं। चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए हम कुछ लर्निंग वाली चीज़ें आपको शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब तब से ईगरली वेट कर रहे हैं कि मैं कब कैसे पढ़ाना चालू करूं, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, मैं यहाँ पे कुछ सबसे पहले लिखना चाहता हूँ। ये कुछ अजीब अजीब चीजें आपको दिखने को मिलेगा। ये मैं क्या लिखा, और ये क्या लिखा, ये क्या एक अजीब सा अल्फाबेट लिख रहा हूं, आपको ध्यान में आ रहा है। ये एक अजीब सा अल्फाबेट लिख रहा हूं, ये और एक अजीब सा अल्फाबेट लिख लिया हूं। देखिए, ये सारे अल्फाबेट्स मिलके एक लेटर बना लिए हैं। ये कौन सा लेटर है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए, ये कौन सा लेटर है? आप में से जो थोड़ा जानते होंगे, आप ये लेटर जानते होंगे, सो आपको मालूम पड़ गया होगा। यस, अब सही समझ रहे हैं। ये ना ग्रीक लेटर है, ये कि ग्रीक लेटर है। और इस ग्रीक लेटर का जो मतलब है आपको पता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नेचर। वही नेचर जिसको लेके पढ़ाई का शुरुआत हुआ। नेचर नहीं होता तो पढ़ाई नहीं होता। आप पढ़ते नहीं,
पुराने टाइम में लोग जंगल में रहते थे, आदिमानव रहते थे जंगल में, है ना। वो नेचर को स्टडी नहीं करते थे, नेचर के बारे में सोच नहीं रहे थे, तो उस पर पढ़ाई के नाम कुछ नहीं था। ठीक है, जैसे जैसे हम अपने सराउंडिंग को स्टडी किए तो पढ़ना चालू हो गया, पढ़ाई करके कुछ चीजें हमको ध्यान में आए, नॉलेज क्या है हमको मालूम पड़ा, है ना। नहीं तो नॉलेज वर्ड ही नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं। इस ग्रीक वर्ड का मतलब क्या है? नेचर। और इस नेचर को, होल नेचर को लिंक करते हुए एक बहुत ही अच्छा ब्रांच है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है। ठीक है, उसका डेवलपमेंट हुआ। हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज फिजिक्स। फिजिक्स। कई बार बच्चे क्या बोलते हैं, अरे फिजिक्स है बहुत डरावना सब्जेक्ट है, प्रॉब्लम से, न्यूमेरिकल से घबराते हैं, डर लगता है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप उस कैटेगरी में है, अगर आपको फिजिक्स डर लग रहा है, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग डर लग रहा है, अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग डर लग रहा है, डरो मत। जितना डरोगे वो आपको उतना डराएगा। आप उसके अंदर घुसने की कोशिश करो। और मैं आपको फिजिक्स सिखाने के लिए आया हूं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं निर्मल सर हूं, मैं गुरुकुल क्लासेस में फिजिक्स पढ़ाता हूं। फिजिक्स मेरा पैशन है। कब से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। और मैंने ऑब्जर्व किया कि जो स्टूडेंट्स फिजिक्स में चीजों को अच्छे से लर्न करते हैं, जो कंसेप्ट है उस पर जब फोकस करते हैं, अच्छे से फोकस करते हैं, उनके लिए सब्जेक्ट कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता। कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर हो गया, और जो प्रैक्टिस करते हैं, वंस कंसेप्ट क्लियर हो गया तो अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर पाते हैं, उसकी वजह से बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अभी हम इस टर्म को डिफाइन करेंगे। मतलब डिफाइन मतलब क्या, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? अब सोचिए, मुझे अगर इसको डिफाइन करना है तो मुझे डिफाइन करने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। मैं कैसे डिफाइन करूं? मुझे कोई वर्ड नहीं है इसको डिफाइन करने के लिए। क्यों डिफाइन करने के लिए वर्ड नहीं है? क्योंकि मैं कुछ भी देख रहा हूं, कुछ भी सोच रहा हूं, कुछ भी इमेजिन कर रहा हूं, उसके लिए सब्जेक्ट का जरूरत पड़ रहा है। ये सब्जेक्ट का नीड है। ओके, सोचिए, ये दिन होना और ये रात होना, दिन होना, रात होना, और ये क्लाउड्स, ये सारे क्लाउड्स एटमॉस्फेयर में देख रहे हैं। ये क्लाउड्स में पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स कंडेंस होना, और आखिरी में बारिश होकर गिर जाना, और बारिश होकर गिरते टाइम बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल रेनबो क्रिएट होना, है ना। ये ब्यूटीफुल प्लांट्स, ये ब्यूटीफुल सीनरी जो आप देख रहे हैं, धरती में जो ब्यूटीफुल सीनरी देख रहे हैं, ये लेक है, क्लाउड से, है ना। जैसे रेनबो है, रेनबो के साथ साथ बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, है ना। ये ग्रीनरी है, ये पहाड़ है, माउंटेन है, ये सभी चीजें जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए यही फिजिक्स का रिक्वायरमेंट। ऐसा सब्जेक्ट है जो आप सब कुछ एक्सप्लेन कर लेगा। खाली इतना ही नहीं, आप जो कुछ सोच रहे हैं, मैंने बोला ना, जो कुछ सोच रहे हैं, जो कुछ इमेजिन कर रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, वही फिजिक्स है। ओके, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, आप एक छोटा सा जगह में रहते हैं, आपके घर में रहते हैं, उस घर में कई सारी चीजें आप देखते हैं। आपके घर में देखिए, टिक 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 घड़ी चल रहा है। घड़ी में क्या मेजरमेंट हो रहा है? टाइम क्या है? क्या ये वही टाइम है जो फिजिक्स सोच रहा है? या आपके सामने फैन घूमता जा रहा है, फैन घूमता ही जा रहा है, फैन को घूमने के पीछे कौन सी फिजिक्स है? या आपके सामने एलईडी लैंप जल रहा है, एलईडी लाइट जल रहा है, इस एलईडी लाइट के पीछे कौन सा फिजिक्स है? आपके सामने एसी वर्क कर रहा है, एसी कैसे रूम को ठंडा कर दे रहा है, इसके पीछे कौन सा फिजिक्स है? ये सब चीजें हम लर्न करेंगे। बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट। क्या आपको स्कूटी चलाना आता है? स्कूटी चलाते टाइम जो हीट इंजन है वो कैसे काम कर रहा है? हम पेट्रोल डाल देते हैं तो वो कैसे, किधर जाता है पेट्रोल, किस तरीके से वो दूसरे एनर्जी में बदल जा रहा है। ठीक है, आपके किचन रूम के लीडर कौन है? किचन रूम के लीडर कौन है? यस, आपकी मम्मी है। आपकी मम्मी कितने सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किचन रूम में। क्या आपको मालूम है, खाना बनाना भी एक एक्सपेरिमेंट है। राइस बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, बोले तो किचन रूम का जो सबसे बड़े साइंटिस्ट है वो आपकी मम्मी है।
अभी तो आप घर पे हैं, तो थोड़ा थोड़ा उनके पास जाइए, थोड़ा थोड़ा जाइए, आप उनके पास जाके उनके हेल्प कीजिए, खाना बनाने में हेल्प कीजिए। वहां पे बहुत कुछ फिजिक्स है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वो चैप्टर का नाम है। ओके, वहां से बहुत कुछ सीख सकते हैं। रोटी बनते टाइम रोटी का हालत कैसे खराब हो जा रहा है, रोटी कैसे फूल रहा है, कैसे उसका हालत खराब हो जा रहा है। राइस कैसे बन रहा है, राइस को मम्मी प्रेशर कुकर में क्यों बना रहे हैं, अगर राइस को ओपन कंटेनर में बना देते तो ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है ना। इंटरेस्टिंग बात है क्या नहीं? यस। तो बोले तो क्या है कि आप कुछ भी सोचिए, देखिए लाइट, देखिए मिरर, लेंस दिख रहा है मेरे सामने देखिए, लेंस को देखिए, मैं सब कुछ देख रहा हूं, मेरे सामने सब कुछ है, पर मैं इसको नहीं देख पा रहा हूं। ये कौन है? लेंस है, ग्लास है। ग्लास ट्रांसपेरेंट है। मैं आपको पूछूंगा यार मुझे ग्लास क्यों नहीं दिख रहा है, मैं तो सब देख रहा हूं पर मुझे ग्लास लेंस क्यों नहीं दिख रहा है, तो बच्चे क्या बोलते हैं? ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। तो कैसे दिखेगा? ये बात तो सही है। पहला बच्चा बोला ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, दूसरा बच्चा बोला ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, तीसरा बच्चा भी आंसर दिया ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, इसलिए नहीं दिख रहा है। चौथा बच्चा सोचा फिर ग्लास ट्रांसपेरेंट है तो क्यों? चौथा बच्चा सोच रहा है ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, बट व्हाई ग्लास इज ट्रांसपेरेंट? यही है अच्छा पढ़ने का शुरुआत, यही है अच्छा पढ़ाई करने का शुरुआत, यही है जेई और नीट या अच्छा पढ़ाई करने का शुरुआत। ग्लास क्यों ट्रांसपेरेंट है? लाइट ग्लास के थ्रू क्यों पास हो रहा है? लाइट इस बोर्ड के थ्रू पास क्यों नहीं हो रहा है, इस वॉल के थ्रू पास क्यों नहीं हो रहा है? दैट मीन्स आपको एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप सोच रहा है। उस बच्चा का जो दिमाग है, सोचिए बच्चे का दिमाग माइक्रोस्कोपिकली ढूंढ रहा है कि लाइट क्यों पास हो गया ग्लास के थ्रू। यही अच्छा पढ़ाई की शुरुआत है। तो आपको सोचना पड़ेगा, आपके सराउंडिंग में जो कुछ हो रहा है उसको सोचना पड़ेगा, और बिलीव कीजिए यही आपके सिलेबस ऐसे बढ़िया से बनाया गया है, आप हर चीज समझ पाएंगे। फैन क्यों घूम रहा है वो आप समझ लेंगे, एसी क्यों ठंडा कर रहा है वो आप समझ लेंगे, माइक्रोवेव ओवन कैसे काम कर रहा है वो भी आप समझ लेंगे, कुछ रेनबो कैसे बन रहा है वो भी समझ लेंगे। कभी कभी 2 रेनबो भी बनता है। क्या आप में से कोई स्टूडेंट एट ए टाइम 2 रेनबो देखे? कभी कभी प्रोड्यूस होता है। हम इसको प्राइमरी रेनबो और एक सेकेंडरी रेनबो बोलते हैं। चलिए कभी कभी 3 रेनबो भी बनता है, उसको हम टर्शियरी रेनबो बोलते हैं। ये कैसे प्रोड्यूस हुआ वो भी आप समझ लेंगे। देखिए बच्चों, जब आप बहुत ही छोटे नहीं, जब आप छोटे थे तो आप छोटे होते टाइम आपको मम्मी पापा है ना घुमाने के लिए पार्क ले जाते थे, है ना। पार्क ले जाते थे तो छोटे छोटे बच्चे जो है वो क्या करते हैं, पार्क में यूं टुंग 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 चढ़ जाते हैं और वो स्लाइडर में स्लाइड कर जाते हैं। ओके, बड़ा मजा आता है। क्यों मजा आता है? जो बच्चा ऊपर जाके स्लाइड कर रहा है उसको क्यों मजा आता है? वही बच्चा जब खड़ा था उसको मजा क्यों नहीं आ रहा था? जब स्लाइड किया उसको मजा क्यों आया? सोचिए। आज वो आपके लिए एक एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन बन गया है। वो एक एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन है कि बच्चा जब स्लाइड कर रहा है तो उसको स्लाइड करने को कितना टाइम लगेगा, स्लाइड करते टाइम उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसका वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करें। ये आपके लिए एक फिजिकल सिचुएशन बन गया, आपके लिए प्रॉब्लम बन गया है ना। यस। पार्क में बच्चा देख रहा है कि अरे वाटर फाउंटेन देख के बहुत खुश हो रहा है बच्चा। क्या खुशी उसको लग रहा है कि वाटर फाउंटेन से पानी निकल के ऐसा कर्व पाथ में गिर रहा है। वाटर फाउंटेन देखिए ना। आज आपके लिए एक प्रॉब्लम बन गया है, आप इसके बारे में सोचिए, सोचना पड़ेगा। जो काम आपने ये हरकतें किया होगा बचपन में, जो आपने उल्टे पलटे हरकत किए हैं, जो खेल खेले हैं, वो सबके सब आपके लिए नॉलेज का फॉर्म है। वही है नॉलेज का सोर्स। सब आपको मैकेनिक्स में आप पढ़ने वाले हैं। आप कभी बचपन में टॉप घुमाए हो? टॉप कैसे घूमता है? टॉप समझ पा रहे हो? यस। तो टॉप घुमाते हैं तो टॉप क्या ऐसे भी घूमता है, ऐसे भी घूमता है, ऐसे भी घूमता है। याद करो बचपन में, वो तो आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गया है ना। उसको हम कैसे एक्सप्लेन करें? बचपन आपने क्रिकेट खेला होगा, चलो बचपन में, अभी भी आप क्रिकेट खेलते होंगे। क्रिकेट खेल रहे हो आप, अभी भी आप क्रिकेट खेलते हो। मैं पूछूंगा अरे बैट को आप कितना एंगल में घुमाओगे तो सिक्सर हो जाएगा? बैट को कितना एंगल में घुमाएंगे तो सिक्सर हो जाएगा? बता पाएंगे? यस, वो भी हम निकाल सकते हैं। फुटबॉल को किक करते टाइम कभी कभी फुटबॉल ऐसे घूम के यूं वापस आ जाता है, ऐसे कैसे हुआ?
हमने उधर उसको किक किया, फुटबॉल वापस कैसे आ गया? यस, उसका कंसेप्ट है। तो फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, टॉप घुमाना, सभी में फिजिक्स है, और खेल खेल में ही फिजिक्स है, ऐसे ही फिजिक्स है। तो फिजिक्स का कोई परिभाषा नहीं है, फिजिक्स को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? सब कुछ फिजिक्स है। तो ये जो ब्रह्मांड है, मतलब ये जो यूनिवर्स है, ये कितना बड़ा यूनिवर्स है। क्या कोई यूनिवर्स को माप सकता है? यूनिवर्स के अंदर क्या है थोड़ा थोड़ा पता होगा। गैलेक्सीज है, गैलेक्सी में स्टार्स है, प्लैनेट्स है ना, बिलियन बिलियन स्टार्स, बिलियन बिलियन गैलेक्सीज, ये कैसे ऑपरेट हो रहे हैं, कौन इनको ऑपरेट कर रहा है, इतने बड़ा ब्रह्मांड को मैनेज कौन कर रहा है। तो एक ब्यूटीफुल स्टेज को चले जा रहे हैं। हमारा स्कूलिंग धीरे धीरे खत्म हो रहा है। याद कीजिए, धीरे धीरे स्कूलिंग खत्म हो गया है, वो राय नहीं, खत्म हो गया है। हम धीरे धीरे हम आगे जा रहे हैं, और आगे जाते जाते एक ब्यूटीफुल, एक बहुत ही इफेक्टिव लाइफ हमारे पास आने वाला है, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ आने वाला है। हम एंजॉय करने वाले हैं, हम हमारे सराउंडिंग को एंजॉय करने वाले हैं, सराउंडिंग को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, और इसी चीज को लेके मैं एक सब्जेक्ट आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं, फिजिक्स। यही है फिजिक्स, समझे? आप फिजिक्स के द्वारा सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिजिक्स के द्वारा आप सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? सो कभी कभी हम बोलते हैं कि अरे ये सब माइथोलॉजी क्या है? माइथोलॉजी कुछ नहीं, माइथोलॉजी कुछ नहीं है, कुछ चीजें भगवान के बारे में एक्सप्लेन करने वाली चीजें हैं। और मैंने बताया भगवान, नेचर, सब कुछ है, सब कुछ है, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको ये सारी चीजें ध्यान में आ गया है। सो व्हाट इज फिजिक्स? मैं आपको आखिरी में एक छोटा सा लाइन लिखूंगा, आप इसको जरूर ध्यान में रखिए। वो लाइन का नाम है फिलॉसफी, फिलॉसफी ऑफ नेचर। देखो, कभी भी फिजिक्स में अच्छा करना है, ओके, देखो बच्चे, आपको एक फिलोसोफर बनना चाहिए। किसके फिलोसोफर? नेचर के फिलोसोफर। कैसा है? अगर आप नेचर के बारे में सोचेंगे नहीं, आप खुद ही नहीं सोचेंगे, तो आपको कैसे जानकारी हासिल होगी? क्या बुक की कीड़े बनने से आप नेचर को जान पाएंगे? नहीं, बुक की कीड़ी बनने से आप नेचर की जानकारी हासिल नहीं कर पाएंगे। बुक, बस बुक में से प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम अपना दिमाग यूज कीजिए। बुक्स क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स, या कुछ फैक्ट्स लिखें, कुछ कंसेप्ट लिखें, कुछ थियोरम लिखें, लॉस लिखें, बट लर्न कौन कर रहा है? आप लर्न कर रहे हैं, तो आप आपका आइडिया को वहां पे इस्तेमाल कीजिए, आपका आइडियोलॉजी डेवलप कीजिए, खुद के थॉट प्रोसेस डेवलप कीजिए। बुक एक माध्यम है, मैं भी एक माध्यम हूं, और आखिर में आपको सोचना चाहिए, यू हैव टू बी गुड फिलोसोफर। अगर आप एक गुड फिलोसोफर है तो आप डेफिनेटली नेचर को एक्सप्लेन कर पाएंगे। अगर आपने नेचर को एक्सप्लेन किया तो आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। अभी मैं आपको इसके आगे और बहुत कुछ चीजें बताऊंगा, इसको नोट कर लीजिए। सोचिए, फिजिक्स में दो चीजों का बेहद जरूरी है। फिजिक्स में दो चीजों का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। क्या इंपॉर्टेंस है? फिजिक्स में जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, जैसे कि मैं एक टीचर हूं, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, जरूर ध्यान में रखिए, दो चीजों का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जिनमें से एक है यूनिफिकेशन, वन इज यूनिफिकेशन, अदर इज अनदर इज रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन एंड क्या? रिडक्शनिज्म। ये दो चीजें आपको बार बार जरूरत पड़ेगी, हर जगह में आपका रिक्वायरमेंट होगी। यूनिफिकेशन का मतलब क्या है? सोचो आप, सपोज थोड़ा हम याद करते हैं, आप सभी न्यूटन को तो जानते हैं, वो याद कीजिए। न्यूटन एप्पल पेड़ के नीचे बैठे थे, न्यूटन एप्पल पेड़ के नीचे बैठे, और अचानक क्या हुआ? क्या हुआ आपको मालूम है? एप्पल गिरा। कोई बोलते हैं उनके सर पे एप्पल गिरा, उनका दिमाग की बत्ती जल गया। बत्ती जल गया बोले तो उन्होंने ग्रेविटेशन को डिस्कवर किया। ग्रेविटेशन इस नेचर में था, उन्होंने इसको पहली बार उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया। सो दैट मीन्स न्यूटन्स का जो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है,
लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, जो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन है, आपको मालूम है इस लॉज की वजह से हम कई सारे चीजें एक्सप्लेन कर पाते हैं। इस लॉज को लेके आप कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉलिंग ऑफ, जैसे आपको बोला फॉलिंग ऑफ एप्पल, मतलब एप्पल का गिरना, एप्पल का गिरना, स्विंग ऑफ पेंडुलम, ओके, पेंडुलम स्विंग कर रहा है, उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है। मून का रिवॉल्व होना, ओके, मून रिवोल्यूशन, ठीक, ये सारे चीजों को कौन एक्सप्लेन करेगा? लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। हम एक ही लॉज को कई सारे जगह में अप्लाई कर सकते हैं, तो ये कि यूनिफाइड लॉ। ऐसा कई सारे लॉज फिजिक्स में, और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ओके, सोचिए, कंजर्वेशन ऑफ कौन सा एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी पता है आपको? मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एनर्जी को एडिशन करना। तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, ये सब आप पढ़ोगे, सबके बारे में मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कई सारी जगह में अप्लाई होता है। ये आप देखिए कैलोरीमेट्री, कैलोरीमेट्री में अप्लाई करेंगे, हीट में अप्लाई करेंगे। आप फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में इसको अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। आप इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में इसको अप्लाई करोगे। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, स्प्रिंग ब्लॉक वहां पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिज्म वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इस सभी जगह में ये कंसेप्ट यूज हो रहा है, इसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। सो कई सारे यूनिफाइड थ्योरी है जिसको हम कई सारे जगह में यूज कर सकते हैं। साइंटिस्ट उसको क्रिएट किए हैं, वो सब सोच के क्रिएट किए हैं। चलिए, अभी तो एक ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी भी आ रहा है। क्या? ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी। ऐसा थ्योरी साइंटिस्ट लगे हैं, ऐसे थ्योरी के पीछे लगे हैं, जैसे कि स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग काफी इसके पीछे पड़ गए, अभी तो नहीं रहे, ग्रेट साइंटिस्ट। ओके, सो ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी का मतलब है एक ही थ्योरी क्रिएट करे जो कि हर चीजों को एक्सप्लेन करे, सभी चीजों को एक्सप्लेन करने का थ्योरी। कोई बात नहीं, आप जब हायर स्टडी करोगे आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा मैं। नेक्स्ट क्या है? रिडक्शनिज्म। व्हाट इज रिडक्शनिज्म? देखिए, फिजिक्स में ये भी बार बार यूज होता है। क्या होते हैं? बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको रिड्यूस करना पड़ता है, छोटे छोटे टुकड़े में, पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड करके सॉल्व करना पड़ता है। जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, एक बुलेट आया, ओके, फास्ट मूविंग बुलेट आया और उसने ब्लॉक को हीट किया। ब्लॉक को हीट करने के बाद, ठीक है, यूं आया और ब्लॉक को हीट किया। बुलेट का मास m1, ब्लॉक का मास m2 है। बुलेट की एनर्जी ब्लॉक को मिलने की वजह से ब्लॉक भागना चालू किया। सपोज ब्लॉक जो है v1 स्पीड से गया या v स्पीड से गया, बुलेट का स्पीड u मान लेते हैं। अब ये ब्लॉक जाके यहां पे एक पेंडुलम लटका हुआ है और पेंडुलम को उसने स्ट्राइक किया। सोचिए, ऐसे जस्ट मैं एक सिचुएशन बना रहा हूं। ब्लॉक गया, ब्लॉक यहां से धड़ंग से गया और इसको हिट किया, इस पेंडुलम को हिट किया। जैसे मूव करके हिट किया, सो पेंडुलम क्या कर रहा है? ऊपर चला गया। तो पेंडुलम कितने हाइट ऊपर गया? इसको हम फिजिक्स में क्वेश्चन बना सकते हैं। हम पेंडुलम का मास को m3 ले सकते हैं, उसका लेंथ l ले सकते हैं, ठीक है। तो बुलेट जाना, बुलेट यूं गया, ब्लॉक को हिट किया, ब्लॉक जो है धड़धड़ होके गया और इसको धड़ंग से पेंडुलम को हिट किया। तो देखिए, ये एक लंबा प्रॉब्लम है और हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए आपको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करना पड़ता है। नॉर्मली फिजिक्स में यहाँ पे ये जो है कोलिजन मैकेनिक्स पे ये बेस्ड है। यहाँ ब्लॉक के साथ बुलेट कोलाइड कर रहे हैं, तो ये कौन सा टॉपिक में आता है? कोलिजन। ये जो टॉपिक में आ रहा है कोलिजन भी एक्चुअली अब जो पढ़ोगे ना, तो कोलिजन भी दो टाइप का है। एक इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, और एक बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, दोनों में डिफरेंस है। ये सब चीजें आप लर्न करेंगे। अभी तो मैं आपको जस्ट एक छोटा सा ट्रेलर दिखा रहा हूं, ठीक है ना। सो ये जब कोलाइड किया तो या तो इलास्टिक कोलिजन किया या तो इन इलास्टिक कोलिजन किया, फिर ब्लॉक आगे जाने लगा। फिर हम ब्लॉक का इंटरेक्शन किसके साथ? पेंडुलम के साथ स्टडी करेंगे। सो दैट मीन्स हम यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक किया क्या? नहीं,
पहले बुलेट का इंट्रैक्शन ब्लॉक के साथ, फिर बाद में ब्लॉक का इंट्रैक्शन पेंडुलम के साथ, फिर पेंडुलम आगे चला गया, पेंडुलम की एनर्जी मिल गया, पेंडुलम उसके बाद क्या किया, स्विंग किया। अगर पेंडुलम स्विंग किया तो वहां पर भी उसका क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है कि पेंडुलम जब स्विंग कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। ये टॉपिक कहां चला गया, पेंडुलम का टॉपिक चला गया ऑसिलेशन, ठीक है, ये टॉपिक ऑसिलेशन को चला गया। तो ये जो प्रोसेस है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोसेस है, हम इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनिज्म बोलते हैं। आप ये बार बार यूज करेंगे, पर्टिकुलर जो बड़े बड़े प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे तो आपके इसे रिडक्शनिज्म फॉर्म में सॉल्व करना है, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना है। तो पूरी फिजिक्स इस चीज पे बनाया गया है, ठीक है। इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप डेफिनेटली नोट डाउन कीजिए। आपको फिजिक्स पढ़ना कैसा है, आपको फिजिक्स पढ़ना कैसा है, उसके लिए आइडियाज आपको दिया जा रहे हैं। कई बार देखा गया है जो बच्चे 11th स्टैंडर्ड को जाते हैं, फिजिक्स पढ़ना कैसा है वो सोचते सोचते, वो जानते जानते वो 1 साल निकाल देते हैं, कई काफी सारे टाइम चला जाता है, उनको ध्यान में नहीं आता फिजिक्स कैसे पढ़ना है। इसलिए हम बार बार गुरुकुल क्लासेस में बार बार बच्चों को इस पे ध्यान देने को बोलते हैं कि पढ़ने के मेथड्स डेवलप करो। आप इसे रैंडमली पढ़ते जाओगे तो 8 घंटा 10 घंटा पढ़ोगे तो भी स्कोर नहीं आएगा। स्कोर कैसा आएगा, स्कोर लाने के लिए पढ़ने के मेथड्स डेवलप करना जरूरी है। ये भी गुरुकुल क्लासेस का एक मेंटरिंग करने का एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आपने लिख लिया पिछला। अभी देखिए, अभी नेक्स्ट जो है फिजिक्स के स्कोप क्या है, हम फिजिक्स में क्या क्या चीजें लर्न करने वाले हैं, या फिजिक्स के जो सिलेबस है, नीट जेईई ये सारे एग्जामिनेशन के लिए जो सिलेबस है वो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर लेता हूं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आप ये सीख रहे हैं। देखिए, स्कोप ऑफ फिजिक्स में आपको दोनों साइड 2 चीजें दिख रहा है। वहां पे क्या लिखा है, मैक्रोस्कोपिक आइडियाज। फिजिक्स के जो मैक्रोस्कोपिक आइडिया है उसको लेके कौन से पार्ट्स हम स्टडी करेंगे, और दूसरी तरफ इस तरफ क्या लिखा है, माइक्रोस्कोपिक आइडियाज। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उस लेवल पे जाके स्टडी करना, ठीक है। उसको लेके हम कुछ चीजें लर्न करेंगे। जो माइक्रोस्कोपिक आइडिया है हम इसको क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, और जो माइक्रोस्कोपिक आइडिया है वो कौन सा है, क्वांटम फिजिक्स। यहाँ पे आपको क्वांटम फिजिक्स लिखा हुआ दिख रहा है, शायद आपने सुना होगा क्वांटम मैकेनिक्स, ऐसे कोई नाम सुने होंगे। चलिए, जो ज्यादातर आपके सिलेबस में है वो क्लासिकल फिजिक्स के ज्यादा पोर्शन आपके सिलेबस में। क्लासिकल फिजिक्स वो है करीब, ये कब शुरू हुआ मालूम, ये लगभग 14th सेंचुरी में, उस समय इस फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। 14th सेंचुरी में जो साइंटिस्ट है, मोस्टली कई सारे साइंटिस्ट का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, जैसे कि सर आइजैक न्यूटन, केपलर, नाम सुने, लैग्रांज, हैमिल्टन, ऐसे कई सारे साइंटिस्ट हैं जो ये सारे फिजिक्स में इन्वॉल्व है। सिमिलरली करीब क्वांटम फिजिक्स ये 19th सेंचुरी में, 1900 में, ठीक है, ये फिजिक्स का शुरुआत हुआ क्वांटम फिजिक्स, उसमें भी कई सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं। आजकल क्वांटम फिजिक्स बहुत ही पॉपुलर हो गया है बिकॉज इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। इसमें स्क्रोडिंजर, ठीक है, स्क्रोडिंजर, डिरैक, रिचर्ड फेनमैन, ऐसे कई सारे साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व है जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इसमें वर्क किए हैं। सो जब हम फिजिक्स के स्कोप की बात करें तो इसमें क्लासिकल फिजिक्स में भी कई सारे पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया हूँ, आपको दिख रहा है। सो सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स, और एक पार्ट है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, और एक पार्ट हम जो स्टडी करेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स, क्लासिकल ऑप्टिक्स। तो इसमें जो सबसे बड़ा पोर्शन है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए, ये कोई भी स्टूडेंट हो जब उसको फिजिक्स में डेवलपमेंट करना है, फिजिक्स का जो बेस है, जो फाउंडेशन है, अगर इसको अच्छे से बिल्टअप करना है, उसको अच्छे से बिल्टअप करने के लिए जो सबसे पहला नीड है, जो बेसिक नीड है, जो फाउंडेशन स्टोन है, वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, उसके आगे आप कुछ भी फिजिक्स अच्छे से लर्न कर सकते हैं। मैकेनिक्स में वही सारी चीजें मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया कि हम जो चीज देख रहे हैं, जो हमारे आजू बाजू में हो रहा है, जो हम देख रहे हैं वही फिजिक्स है। सोचिए, मैकेनिक्स में सबसे पहला जो चैप्टर है जो हम लर्न करने वाले हैं वो है काइनेमेटिक्स। ये एक छोटा सा चैप्टर है। काइनेमेटिक्स क्या है,
इसमें मोशन को स्टडी किया जाता है। जैसे कि मैं आपके सामने इस मार्कर को ड्रॉप कर दूंगा, ये मार्कर चला जा रहा है, ये कौन सा मोशन किया? स्ट्रेट लाइन मोशन किया, ठीक है। या हम इसको वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। बट इस मार्कर को अगर मैं ऐसे कुछ एंगल में थ्रो करूंगा तो कैसे मूव करेगा? ऐसे कर्व पाथ में मूव करेगा। तो ये वन डायमेंशनल मोशन नहीं है, ये टू डायमेंशनल मोशन है। जब आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल का जो टायर है वो कैसे मूव करता है? क्या टायर सिर्फ घूमता ही रहता है? नहीं, टायर घूमता भी है और आगे भी जाता है, ठीक है। तो टायर का जो मोशन है ये बड़ा अजीब सा मोशन है। आप कभी सोचा नहीं होगा उसके बारे में, अगर नहीं सोचे तो जरूर सोचना चाहिए। साइकिल के टायर में कई सारे स्पोक्स लगे हैं, स्पोक्स के काम किया है, उसमें कई सारी चीजें हैं, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ मोशन। कोई बॉडी मूव कर रहा है तो क्यों मूव कर रहा है? अगर रेस्ट में है तो क्यों रेस्ट में, और मोशन है तो कितने प्रकार के मोशन है? ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन, बहुत सारी चीजें। काइनेमेटिक्स वो है जहां पे हम मोशन के कॉज के बारे में स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा ही और एक चैप्टर आएगा, ठीक है। ये एक्चुअली हम इसको डायनेमिक्स बोलते हैं। डायनेमिक्स में हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये स्टडी करना पड़ता है। आपने ये सुना होगा, आप पढ़ चुके हैं, शायद 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ये चैप्टर आएगा, ठीक है। न्यूटन्स लॉज में कुछ नहीं, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसमें ये फोर्स लग रहा है, वो फोर्स लग रहा है, फोर्स को लेकर स्टडी करना, ठीक है। सो उसके बाद फिर हम धीरे धीरे हमारे जो स्टडी है हम धीरे धीरे चले जाएंगे वर्क डन के बारे में, ठीक है। ये सारी चीजें स्कूल में थोड़ा थोड़ा आपने लर्न किया होगा। वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, कितने प्रकार का एनर्जी होती है, वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, पावर क्या है, ये सारी चीजें हम स्टडी करना चालू कर देंगे। पावर अब जानते हैं पावर मतलब क्या? रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर एक मोटा आदमी है और एक पतला आदमी है ना, वो टीवी में दिखाता ना मोटू पतलू, है ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि जो मोटा है उसका पावर ज्यादा होगा और कोई जरूरी नहीं जो पतला है उसके पावर कम होगा, ऐसा नहीं है। पावर बड़ा अजीब चीज है। पावर मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। कम टाइम में कौन ज्यादा वर्क कर सकता है, कम टाइम में ज्यादा वर्क करेगा, पावर ज्यादा होगा, है ना, ठीक है। सो वर्क एनर्जी पावर ये स्टडी करेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद वो चैप्टर आएगा, है ना, मोशन ऑफ रोटेशनल बॉडीज। सो रोटेशन इसके बाद हम स्टडी करेंगे। लाइक इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है ना। फैन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, सारे घूमने वाली चीज को हम स्टडी करना चालू करेंगे। रोटेशन, रोटेशन के बाद फिर हम धीरे धीरे ग्रेविटेशन में चले जाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और ग्रेविटी को लेकर कई सारी चीजें डिस्कस किया जाएगा। आपने क्या बिग बैंग थ्योरी नाम सुने हैं? सो बिग बैंग थ्योरी जो है, इसमें उस थ्योरी में कई सारे ग्रेविटेशनल आइडियाज को लेकर भी बनाया गया है, वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशन के बाद फिर हम स्टडी करना चालू कर देंगे फ्लूइड, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड क्या है? जो फ्लो होता है वो फ्लूइड है, वो लिक्विड हो सकता है, गैस भी हो सकता है, उसके मैकेनिक्स हम स्टडी करेंगे। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जब स्टडी करेंगे आपको मालूम पड़ेगा। फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद फिर हम एक बहुत ही अच्छा मोशन स्टडी करेंगे जिसका नाम है ऑसिलेशन, ऑसिलेशन, वाइब्रेशन। ये के अलग टाइप का मोशन है। देखिए, अगर ऑसिलेशन नहीं होगा तो ये दुनिया एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बिकॉज यूनिवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है, और एनर्जी तभी ट्रांसफॉर्मेशन होगा जब बॉडी क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। सो और इस ऑसिलेशन को बेस करके जो आखिरी चैप्टर है जो हम लर्न करेंगे वो है वेव्स, वो है वेव्स। वेव क्या है? बिना ऑसिलेशन में वेव एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे कि अभी मैं आपको कुछ बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, उसके लिए कौन सा मैकेनिज्म लगा रहा है? कभी आप अपने गले में हाथ रख के बात कीजिए। जब आप गले में हाथ रख के बात करोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि आवाज कैसे प्रोड्यूस होता है, साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस होता है। तो आपके हाथ वाइब्रेट होने लगेंगे, कांपने लगेंगे। तो ये वाला चैप्टर हम स्टडी करेंगे। तो ये सारी चीजें मैकेनिक्स में हम स्टडी करने वाले हैं। एक बार आपका मैकेनिक्स कंप्लीट होगा फिर हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स अभी तो आपको बताया था, आपको किचन रूम का एग्जांपल दिया। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करना है तो किचन रूम में घुस जाओ, बहुत सारे आप मम्मी को खाना बनाने में हेल्प करो, बहुत सारी चीजें आपको मिलेगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगा। जरूर अभी आप स्पेंड करना है, ठीक है। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हीट फिनोमेना क्या है, थर्मोडायनेमिक्स में जो गैस है, जो आइडियल गैस है, उसके बिहेवियर हम स्टडी करेंगे। हीट इंजन के बारे में स्टडी करेंगे। क्या आप हीट इंजन के नाम सुने? यहां पे हीट इंजन, हीट इंजन, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे कि आप देखिए, अगर आप स्कूटी चला रहे हैं तो स्कूटी कैसे वर्क कर रहा है।
स्कूटी जिस इंजन की वजह से काम कर रहा है वही है हीट इंजन। हीट इंजन को स्कूटी से लेके आप स्पेस शटल तक हर जगह में हम यूज करते हैं। ये एक बहुत अच्छा डिस्कवरी है। ये कुछ साइंटिस्ट है लाइक क्लासियस, प्लैंक, इन्होंने इसका जो थ्योरेटिकल मॉडल है उन्होंने इसको डेवलप किया। तो ये चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। स्कूटी, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, ट्रैम, ट्रेन से लेके आप स्पेस शटल, रॉकेट, सभी जगह में इसका एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लर्न करेंगे। अभी देखिए, उसके बाद और एक पार्ट हमें लर्न करना है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी कई सारे चैप्टर्स आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो आप अभी 10th स्टैंडर्ड में आपने लर्न किया, आपने इलेक्ट्रिसिटी लर्न किया, आप मैग्नेटिक इफेक्ट लर्न किए हैं, बट ये आपका लर्निंग थोड़ा सा इतना अच्छा लेवल पे नहीं हुआ है। इसको हम डेप्थ में लर्निंग करेंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको शॉर्टकट में ये मैं बोलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, जैसे कि घर में आपके बिल्डिंग में जो करंट आ रहा है वो डीसी नहीं आ रहा है, डायरेक्ट करंट नहीं आ रहा है, अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो कैसे बिहेव करता है। तो ये सारे जो पोर्शन है इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये भी आपके सिलेबस में है। और उसके बाद है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ लाइट। लाइट, लेंस, मिरर, ये सारी चीजों को इसको लेके बनाया गया है। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ऑप्टिक्स, इसके बारे में भी हम लर्न करेंगे, ठीक है। जैसे कि इस कैमरे के सामने मैं बात कर रहा हूं, तो ये कैमरा में जो लेंस है वो कैसे वर्क कर रहा है, कैमरा कैसे काम कर रहा है, तो ये आपको कहां पे पढ़ाया जाएगा, ऑप्टिक्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद जैसे कि मैं आपको बताया कि फिजिक्स का एक ये बहुत ही रिसेंटली डेवलप्ड पार्ट है जिसका नाम क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में आपको चांस मिलेगा पढ़ने के लिए एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, ओके। एटॉमिक जो एक्टिविटीज है, एटॉमिक एक्टिविटीज जो है वो इलेक्ट्रॉन पे बनाया गया है, और न्यूक्लियर एक्टिविटीज जो है वो न्यूक्लियंस पे बनाया गया है। न्यूक्लियंस किसको बोलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियंस। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को लेके जो फिजिक्स है वो न्यूक्लियर फिजिक्स है, और इलेक्ट्रॉन को लेके जो फिजिक्स है वो कौन सा है, एटॉमिक फिजिक्स है, ठीक है। तो ये हम लर्न करेंगे। और फाइनली आप इलेक्ट्रॉनिक्स का एक थोड़ा सा एक पार्ट आपको लर्न करना पड़ेगा जिसका नाम है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर का नाम सुने, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब सेमीकंडक्टर है, उनको लेके जो फिजिक्स है वो सेमीकंडक्टर फिजिक्स है। देखिए, आजकल आप घर पे जो लाइट यूज कर रहे हैं वो कौन सा लाइट है, एलईडी। कौन सा लाइट, एलईडी। एक्चुअली उसका एक पूरा नाम भी है, एलईडी। क्या आपको मालूम है एलईडी का पूरा नाम क्या है? एलईडी का पूरा जो नाम है वो है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। ये जो डायोड है ये हम यहां पे स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि जो आप आपके सराउंडिंग में देख रहे हैं वही आपके सिलेबस है। अगर आप जरूर ध्यान दीजिए, इस पे सब कुछ आ गया है। ये सारे चैप्टर्स सब कुछ एक्सप्लेन करेगा, जो आप देख रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो देख रहे हैं, सभी कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे। तो लाइट एमिटिंग डायोड आपने सुना होगा, तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। बच्चे देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं एलईडी का बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि साइंटिस्ट का रोल देखिए, साइंटिस्ट का रोल देखिए। जो साइंटिस्ट एलईडी को क्रिएट किया है या जो क्रिएट किए हैं, उनका इंपैक्ट देखिए सोसाइटी में, उनका इंपैक्ट देखिए, उनका इन्फ्लुएंस देखिए। एक आदमी है, हम जिसको साइंटिस्ट बोलते हैं, उसने एलईडी को क्रिएट किया, ये एलईडी का कंसेप्ट बनाया, और उस एलईडी को अभी हम वर्ल्ड वाइड यूज कर रहे हैं, है ना। क्या एलईडी सिर्फ इंडिया में यूज हो रहा है? नहीं, इंडिया, अमेरिका, रसिया, हर जगह में एलईडी को यूज किया जा रहा है। तो एलईडी की वजह से हमें कितना फायदा हुआ, हम एनर्जी क्राइसिस जो है काफी हद तक कम हो गया है, बिकॉज एलईडी में कम पावर लगता है और ज्यादा लाइट देता है, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। कम एनर्जी एक्सेप्ट करके उसमें से ज्यादा एनर्जी को लाइट में बदल देता है, ठीक है। इसलिए एलईडी का एफिशिएंसी क्या है, सबसे ज्यादा है। सो एक सीरीज ऑफ डेवलपमेंट है। पहले हम टंगस्टन बल्ब यूज कर रहे थे, फिर बाद में सीएफएल यूज किए। सीएफएल भी अलग कंसेप्ट है, ये सारी चीजें आपको मालूम पड़ेगा। सीएफएल का भी पूरा नाम है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। क्या? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, सीएफएल। तो फ्लोरेसेंट भी अलग प्रोसेस है, वो भी आपको सिखाया जाएगा, ठीक है ना। तो सीएफएल यूज कर रहे थे, अभी हम बाद में एलईडी यूज करने लगे। जैसे जैसे हम एफिशिएंसी को बढ़ाते गए, वैसे वैसे हम आगे बढ़ते गए, तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया। सो टेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी और साइंस, अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे, इसको कंपैरिजन किया गया है। बिना साइंस में टेक्नोलॉजी का कुछ मतलब नहीं है। साइंस है तो टेक्नोलॉजी है, ओके।
टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसा है, टंगस्टन बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL, फिर LED। तो ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। नीड के हिसाब से साइंटिस्ट जो है अलग अलग डिस्कवरी करते रहते हैं और उस डिस्कवरी को या इन्वेंशन को हम टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा अजीब सा संगम है, अजीब सा कनेक्टिविटी है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार आप गौर कीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए, स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है। यहाँ पे पूरी फिजिक्स आ गया है। पहला क्लास में ही हमने आपको पूरा फिजिक्स का इंट्रोडक्शन दे दिया। अभी तो आगे बहुत कुछ करना है, जस्ट छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। आगे हम इसको डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका आगे थोड़ा सा एक पार्ट लेके इस क्लास को हम खत्म कर देंगे। तब तक आप इसको लिखिए अच्छे से। लिख लिया आपने, इसको अभी मैं मिटा सकता हूं। ठीक है, आप इसको इवन पॉज करके भी लिख सकते हैं वीडियो को। सो अभी हम इससे निकल जाते हैं। ये था स्कोप ऑफ फिजिक्स। देखिए, मैं एक छोटा सा चीज बोल के इस क्लास को टर्मिनेट कर दूंगा। मैं इसको ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता। आप वीडियो देख रहे हैं, फिर भी थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एक बहुत ही अच्छी बात आपको बोलने वाला हूं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए, फोर्स क्या है। आप स्कूल में एक चैप्टर लर्न किए हैं, उसका नाम है फोर्स, जिसमें आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टडी किया। अगर आप साइंस को एंजॉय करना चाहते हैं, फिजिक्स को एंजॉय करना चाहते हैं, तो एक छोटा सी चीज आप ध्यान में रखिए। फोर्स जो है, दुनिया में जितने भी फोर्सेस है या जितने भी इंटरेक्शन हो रहे हैं, उसको बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। साइंटिस्ट के हिसाब से जो सबसे कमजोर फोर्स है, जो सबसे वीकेस्ट इंटरेक्शन है, हम इसको ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बोलते हैं। एज पर करंट रिसर्च, वन इज ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। ओके, ठीक है, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। नेक्स्ट, अगला जो इंटरेक्शन है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इंटरेक्शन नहीं होगा तो फोर्स कैसे आएगा, इसलिए थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फोर्स को इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। और एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दैट मीन्स हम फोर्स को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इनके बिना यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, बिना इंटरेक्शन में यूनिवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा। बिना इंटरेक्शन में कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हम भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो फोर्सेस है इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये सभी स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है। देखिए, तो फोर्सेस को हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इनमें से ये सबसे कमजोर फोर्स है, सबसे वीक है, वीकेस्ट बोल सकते हैं। इससे थोड़ा स्ट्रांग ये है, इससे थोड़ा स्ट्रांग ये है, इससे थोड़ा स्ट्रांग ये है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रैक्शन के बारे में आइडिया दे देता हूं, फिर हम क्लास टर्मिनेट करेंगे। ग्रेविटेशनल जो है ये सबसे वीकेस्ट है और ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। कुछ प्रॉपर्टी बता देता हूं। लॉन्ग रेंज ऑर्डर फोर्स। लॉन्ग रेंज समझ पा रहे हैं, मतलब 2 पार्टिकल अगर काफी दूर में है तो भी ये एक्ट करता है। जैसे कि अर्थ मून कितना किलोमीटर में, लाखों किलोमीटर में, फिर भी अर्थ मून का इंट्रैक्शन हो रहा है, सन अर्थ के इंट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर फोर्स। फोर्सेस को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज। ठीक है, जबकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन है वो भी लॉन्ग रेंज ऑर्डर फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये भी लॉन्ग रेंज ऑर्डर फोर्स है। आपने स्टडी किया कि जैसे कि न्यूटन्स लॉज में आपने स्कूल में पढ़ा, ये मास अगर m1 है, ये मास अगर m2 है, तो ये दोनों मास आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। दोनों मास आपस में अट्रैक्ट होंगे। ये फोर्स और ये फोर्स सेम होगा। इनमें से एक फोर्स को अगर आपने एक्शन माना, दूसरा फोर्स क्या होगा, रिएक्शन। आप पढ़ चुके हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़े हो क्या नहीं? न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर इनमें से मैं एक्शन को F12 लिखो तो रिएक्शन क्या होगा, F21। पढ़ चुके हैं। तो ये जो फोर्स है इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ऐसा ही एक फोर्स यहां पर भी है। ठीक है,
आपने फोर्स को ऐसा एक्सप्रेस किया था, स्कूल में था इसलिए लिख रहा हूं, G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, याद होगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहां पर भी एक फोर्स है। अगर हम यहां पे चार्ज ले, जैसे वहां पे मास लिया, यहां पे चार्ज ले सकते हैं Q1 Q2, इनके बीच कुछ सेपरेशन है, ठीक है, R इज द सेपरेशन, यहां पे भी सेपरेशन R ले लेंगे, वैसे ही फोर्स है। तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं या इलेक्ट्रिक फोर्स बोल सकते हैं, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर भी जो फोर्स है हम इसको K इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। देखिए इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी आपको मिलेगा क्योंकि ये सारे आपके सिलेबस में है। तो ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दोनों फोर्सेस को लॉन्ग रेंज फोर्स बोला गया है। यहाँ पे और दो फोर्सेस है, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है, इसके बारे में आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं है, ये जेईई नीट के सिलेबस में नहीं है। तो फिर भी थोड़ा सा आपका आइडिया दे देता हूं। एक्चुअली ये फोर्स जो है ये रेडियो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। एक कंसेप्ट है रेडियो एक्टिविटी, ये आपके सिलेबस में, रेडियो एक्टिविटी सिलेबस में है, और उसी रेडियो एक्टिविटी में वीक न्यूक्लियर फोर्स को इन्वॉल्व किया जाता है। रेडियो एक्टिविटी में एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रोसेस है, बीटा डीके। अभी आप नहीं समझेगा, फिर भी थोड़ा थोड़ा आपको टच कर, बीटा डीके है। बीटा डीके में न्यूक्लियस से, अगर ये न्यूक्लियस है, उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलता है। ये सारी चीजें लिखना शायद ठीक नहीं रहेगा। तो बीटा डीके, बीटा पार्टिकल्स किसको बोलते हैं? बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को हम बीटा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। सो बीटा डीके जब होता है, बीटा डीके कहां से होता है? न्यूक्लियस से। रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमेना है। सो दिस इज न्यूक्लियर प्रोसेस, ये एटॉमिक प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो यहां पे जो इंट्रैक्शन होता है बीटा पार्टिकल्स का, उसको हम वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। यहां पे और कुछ पार्टिकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिनो, ये एक न्यूक्लियर फिनोमेना है या न्यूक्लियर प्रोसेस है। इसमें और कुछ पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। आपको क्या बताऊं, ये सब चीजें आपके लिए न्यू है, इसको न्यू में डिनोट करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिनो, इस सिंबल का नाम क्या है? न्यू, इसको न्यू बोलते हैं। चलेगा, ये सारी चीजें अभी बताना नहीं चाहिए, फिर भी थोड़ा थोड़ा आप बड़े हो रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा आपको सोच डेवलप कर रहा हूं, और कुछ नहीं। आप अभी और भी बड़े होंगे, और भी सोच डेवलप होगा, नॉलेज लेवल बढ़ेगा, चाहिए क्या नहीं आपको? सो वीक न्यूक्लियर फोर्स यहां पे इन्वॉल्व होता है। बीटा डीके, न्यूट्रिनो, बीटा पार्टिकल्स, न्यूट्रिनोज, ये आपस में जो इंट्रैक्शन कर रहे हैं, वो कौन सा वीक न्यूक्लियर फोर्स है। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सोचिए एक न्यूक्लियस में कौन रहते हैं? न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते हैं। पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन्स पे रहते हैं, न्यूट्रॉन्स पे रहते हैं, प्रोटॉन्स पे रहते हैं, न्यूट्रॉन्स पे रहते हैं। न्यूट्रॉन का चार्ज है क्या? नहीं। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल है। और प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। ऐसे कैसे हो सकता है? इससे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इकट्ठे कैसे हैं? ये तो आपस में रिपेल होकर दूर दूर चला जाना चाहिए। ये एकदम से रिपेल होकर दूर चले जाएंगे तो न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, न्यूक्लियस एकदम से डिसअसेंबल होना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए। फिर भी न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल कर रहे हैं, फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे? कोई तो है, कोई तो फोर्स है जो उनको पकड़ के रख रहा है, जो उनको अट्रैक्ट कर रहा है। उस प्रकार का फोर्स को हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोल रहे हैं। दैट मीन्स जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, प्रोटॉन और प्रोटॉन इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से क्या हो रहे हैं? ये दोनों पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर फोर्स है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर फोर्स। ये करीब 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, इसको फॉर्मी भी बोला जाता है। इतने कम डिस्टेंस दिख रहा है, देखो अगर बहुत ही कम डिस्टेंस है पार्टिकल के बीच में, तो ये फोर्स क्या करेगा? डोमिनेट कर लेगा, ये फोर्स का रोल आएगा। इसलिए कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर फोर्स बोलते हैं। इवन जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो भी शॉर्ट रेंज ऑर्डर फोर्स है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर फोर्स है। तो ये भी शॉर्ट रेंज ऑर्डर फोर्स है, ये भी शॉर्ट रेंज ऑर्डर फोर्स है, ठीक है। सो दैट मीन्स ये भी एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर फोर्स है। यहाँ पे प्रोटॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं, खाली प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप बोलेंगे ये बड़ा अजीब सा बात है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन का चार्ज ही नहीं, तो कैसे अट्रैक्ट होंगे? यही तो पॉइंट है, यही तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो चार्ज पे डिपेंडेंट ही नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज।
ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ये स्पिन पे डिपेंड करता है। स्पिन, स्पिन का नाम सुने, शायद आपने सुना नहीं होगा, आपको बोला ना, यही सारी चीजें आपके लिए नए होंगे, आप नया नया सुनेंगे, नया नया सीखेंगे, आप उस मूड में रहिए, नया सीखने का मूड में रहिए, नया सुनने का मूड में रहिए। ओके, सो स्पिन पे डिपेंड करता है, ये चार्ज पे डिपेंडेंट ही नहीं है। ओके, न्यूक्लियर फोर्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, लिख सकता हूं यहां पे, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, चार्ज, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। प्रोटॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये जो डोमिनेटिंग इंट्रैक्शन है, इसको बोला गया स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। तो दुनिया में आप कोई भी फोर्स उठाइए, आप कोई भी फोर्स उठाओ, कोई भी फोर्स उठाओ, ये जो फोर्स है ये चारों में से कोई तो एक फोर्स को फॉलो करता होगा। बिना इंट्रैक्शन में फोर्स नहीं हो सकता, यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते, गैलेक्सी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। हर चीज को होने के लिए चाहिए इंटरैक्शन। ओके, और मैं अगर आपसे बात कर पा रहा हूं, ये जो पूरा मैकेनिज्म है, मैं आपको बोल रहा हूं, इस कैमरा इसको शूट कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है और आपके पास भेज दे रहा है, इस पे भी इंटरैक्शन हो रहा है। कौन सा इंटरैक्शन, सोचिए कौन सा इंटरैक्शन हो रहा है। तो इंटरैक्शन की वजह से फोर्सेस का क्रिएट हुआ है, और फोर्सेस को इसलिए चार प्रकार में डिवाइड किया गया, ग्रेविटेशनल, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इस तरीके से हम डिवाइड किए हैं। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इसको थोड़ा बहुत अच्छे से नोट डाउन कीजिए। ध्यान में आ रहा है आपको? इनमें से मैंने आपको क्या बताया, सबसे कमजोर ये, अगर इसको मैं नोमिनेट करता हूं, इसको 1 लिखा, इसको 2 लिखा, इसको 3 लिखा, इसको 4 लिखा, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो F1 है, ये जो इंट्रैक्शन है, इज लेस देन F2 इज लेस देन F3 इज लेस देन F4। तो ये है वीकेस्ट और ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट, ऐसा हम लिख सकते हैं। बच्चे, आज के क्लास में आपको पढ़ाते हुए, आप मेरे सामने नहीं हैं, पर आपको पढ़ाते हुए बहुत ही मजा आया। आप वर्चुअली मेरे सामने हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने अपने घर में बैठे हैं और आप मुझे देख रहे हैं। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आप अपने अपने घर पे हैं, पर मुझे आप देख रहे हैं। मेरे ब्रेन वेव्स और आपके ब्रेन वेव्स इंटरेक्शन कर रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। एक वर्चुअल क्लास होते हुए भी हम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम भी आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। कौन सा इंटरेक्शन कर रहे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। उसकी वजह से मैं आपसे इंटरेक्ट कर पा रहा हूं, मैं आपको ना देखते हुए भी आपसे इंटरेक्शन कर पा रहा हूं। यही है फिजिक्स। ओके, चलिए, आज के क्लास में आपको काफी सारी चीजों को बताने को मुझे चांस मिला। अब जो रियल फिजिक्स के जो वीडियोज हैं, अभी जो वीडियो लेक्चर्स है, अगले लेक्चर्स है, उसके लिए आप बस प्रिपेयर रहिए। तो अगले लेक्चर से हम फिजिक्स के बैकग्राउंड बना लेंगे। फिजिक्स पढ़ने से पहले आपको कई सारे मैथमेटिकल टूल्स लर्न करना पड़ेगा। बिना मैथमेटिक्स में आप फिजिक्स सीख नहीं सकते। ओके, आपको अगर फिजिक्स पढ़ना है तो आपको मैथ अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। मैं आपको उस मैथ को कैसे फिजिक्स में यूज होता है ये भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, मैथमेटिक्स को ऐसे बोला जाता है कि मैथमेटिक्स इज लग्जरियस कोच, एक लग्जरियस कोच है जो फिजिक्स को अपना डेस्टिनेशन में पहुंचा देता है। जो बराबर डेस्टिनेशन में, वहां पे फिजिक्स को पहुंचाने के लिए मैथमेटिक्स का बैकअप चाहिए, और वहां से शुरुआत करेंगे। ओके बच्चे, देखिए, आप इस वीडियो लेक्चर को एंजॉय किए और आप क्या कीजिए, ये जो हमारे गुरुकुल क्लासेस का जो ये चैनल है, जो यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हम जैसे बढ़िया बढ़िया वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे, आपके पास पहुंचा देंगे, आपके इमीडिएटली ध्यान में आ जाएगा। ओके, आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा और आप इसको एंजॉय करेंगे। ओके बच्चे, लास्ट को मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो, सारे क्या है, नॉलेज है। नॉलेज इज नॉलेज। नॉलेज एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ह्यूमन काइंड का, इंसानों का, स्टूडेंट्स का, टीचर का, किसी का भी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होना चाहिए। हम सभी को नॉलेजियस होना चाहिए, नॉलेज सीखना चाहिए। और इस समय आप घर पे हैं, आप बोर मत होइए, बोर ना होते हुए आप एंजॉय कीजिए। आप अपने घर पे एंजॉय कीजिए, घर पे भी बहुत सारे सिचुएशन है, उसके लिए एंजॉय कीजिए। खाना बनाते टाइम मम्मी को हेल्प करना जरूर मत भूलिए, ठीक है, और आप स्टडी कीजिए हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।